हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो उच्च न्यायालय के नीचे भारत में जो न्यायपालिका है या जुडिशरी है, उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे क्लास में। जो अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अधीनस्थ न्यायालय हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब आप देखिए, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ या नियंत्रण में जो लोग काम करते हैं, वो सभी न्यायालय क्या है, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जो अधीन या नियंत्रण में किसके, उच्च न्यायालय के, वो उन सभी न्यायालयों को क्या है, अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के अंदर जितने भी न्यायालय होंगे, सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच को छोड़कर, वो सभी अधीनस्थ न्यायालय के रूप में माने जाएंगे और वो उच्च न्यायालय के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालय होंगे। उसी संदर्भ में हम जब न्यायपालिका की बात करते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित जो प्रावधान हैं, वो संविधान के भाग 6 में, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में क्या है, प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों में जिला स्तर पर एक न्यायालय होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में क्या है, ज्यादा जानकारी लेंगे। तो उनके संबंध में जो प्रावधान है, भारतीय संविधान के भाग 6 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो वस्तुतः होते क्या है, जो जिला स्तर पर एक न्यायालय होता है, जिसे जिला न्यायालय कहा जाता है। और जिले का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, वो होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो बात है, वो अधीनस्थ न्यायालय के रूप में स्वीकार की जाती है कि यह उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय है, जो जिला स्तर पर कार्य करता है। जिला यानी जनपद स्तर पर न्यायालय के रूप में 3 प्रकार के कार्य देखे जाते हैं। अगर आप किसी जिले के निवासी हैं और आपने कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील, कचहरी में यात्रा की हो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कई तरीके के न्यायालय होते हैं, और वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 प्रकार के कार्य होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 3 प्रकार के कार्यों की वजह से ही इन न्यायालयों की प्रक्रिया को आप 3 भागों में क्या है, बांट सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से आपका समझना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन रहता है कि जिला स्तर पर हो क्या रहा है, न्यायपालिका कैसे काम करती है। तो 3 प्रकार के कार्य होंगे, तो 3 प्रकार के क्या है, कार्य होने की वजह से न्यायालयों की स्थापना भी होगी। और उन्हीं न्यायालयों को हम अलग अलग जिले में अलग अलग नाम से जानते हैं, राज्यों में अलग अलग हैं। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कॉमन बातें हैं, उनको हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। पहला है, दीवानी मामलों से संबंधित कोई कार्य है। अगर कोई दीवानी मामलों से संबंधित कोई कार्य आएगा, तो उसे जो है दीवानी न्यायालय या फिर सिविल न्यायालय या सिविल कोर्ट में क्या है, पेश किया जाएगा। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, यही है कि दीवानी मामलों से संबंधित जो भी काम होंगे, वो सिविल कोर्ट में होंगे, यानी दीवानी कोर्ट में होंगे। दूसरा है आपराधिक मामले, जो हत्या, लूट, डकैती के मामले होते हैं, उन मामलों से संबंधित आपराधिक न्यायालय होता है, जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। और दूसरी भाषा में एक शब्द और आपको मिलेगा, जिसे हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं। क्या, सत्र न्यायालय। अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर इन न्यायालयों का नाम अलग अलग होता है। तो आपराधिक मामलों से संबंधित जो कोई कार्य न्यायालय करेगा, कहां पर, जिले के स्तर पर, तो उसे आपराधिक मामलों के क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। तीसरा है राजस्व संबंधी मामले, जो राजस्व से संबंधित होते हैं। यहां राजस्व का मतलब भू राजस्व से है। भू राजस्व से संबंधित जो भी मामले होते हैं,
उनको क्या है राजस्व न्यायालय देखता है, रेवेन्यू कोर्ट देखता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के कार्य जो है जिला स्तर पर होते हैं न्यायिक व्यवस्था में, और उन्हीं प्रकार के कार्यों के लिए क्या है अलग अलग न्यायालय बनाए गए हैं। इसको आप समझने के लिए आप एक ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि हम जो है किस तरीके से इनको सीख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के मामले थे, इनको अगर हम देखें तो पहला कौन सा दिया, दीवानी मामलों का न्यायालय। दीवानी मामले जिसको हम सिविल कोर्ट भी कहते हैं, सिविल कोर्ट के मामले यानी सिविल कोर्ट के जो कार्य होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे। दूसरा है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो भी होते हैं वो सारे क्रिमिनल कोर्ट में देखे जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में देखे जाएंगे। और क्रिमिनल कोर्ट को हम दूसरे भाषा में सत्र न्यायालय भी कहते हैं, ये आप ध्यान लीजिए। सत्र न्यायालय की अगर इंग्लिश की बात करें तो आप इसे सेशन कोर्ट भी कह सकते हैं, क्या सेशन कोर्ट। तो इस तरीके से इन नामों से आपको क्या है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इधर मामले की बात करें तो यहां है राजस्व संबंधी मामले, और राजस्व की बात की जाए तो भू राजस्व के मामले आते हैं यहां पर। और भू राजस्व के मामले क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये 3 काम होते हैं। इन 3 कामों के लिए अलग अलग न्यायाधीश होंगे, अलग अलग न्यायालय होंगे। तो दीवानी मामलों के काम के लिए जो न्यायालय होता है उसे सिविल कोर्ट कहते हैं, और इसका जो पीठासीन अधिकारी होगा यानी कि जो इसका सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो जो है जिला जज होता है। कौन होता है, जिला जज, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। क्या, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज होता है। आपराधिक मामलों को जो क्रिमिनल कोर्ट में, सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट में सुने जाते हैं, इनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो सत्र न्यायाधीश होता है। क्या होता है, सत्र न्यायाधीश होता है, या सत्र जज कह सकते हैं, सेशन जज होता है। तो इसको भी आपको देखना है, सेशन जज होता है, जिला जज यहां पर हो गया दीवानी मामलों के लिए देखने के लिए। अब राजस्व संबंधी मामले जो देखे जाते हैं इनके लिए डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्हें कहते हैं, कलेक्टर कह सकते हैं आप, कलेक्टर साहब इनके क्या हैं, सबसे बड़े मुखिया होते हैं। इनके नीचे भी काफी हायरार्की है कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा। तो आपने ये देखा कि दीवानी मामलों के लिए पीठासीन जो जिला जज होंगे। अब सवाल है कि जिला जज की नियुक्ति कैसे होती है, सत्र न्यायाधीश कैसे आते हैं, और कलेक्टर साहब, डीएम साहब को तो आप जानते ही हैं कि कैसे आते हैं। तो इन चीजों को भी क्या है आपको देखना है कि डिस्ट्रिक्ट जो व्यवस्था है भारत में वो कैसी है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हम आगे चलते हैं अपना अगला। तो ये 3 मामले जो है डिस्ट्रिक्ट आधार पर देखे जाते हैं, और इन्हीं मामलों को जो है देखने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है ये मैंने आपको बताया। इस चीज को आप ध्यान रखना, अगर ये चीज आप समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आपको कंफ्यूजन नहीं है। अभी इनके नीचे कौन कौन लोग आते हैं ये सब आपको देखना होगा। तो दीवानी मामलों के, आपराधिक मामले जिन्हें क्रिमिनल कोर्ट या सत्र न्यायालय कहते हैं, सेशन कोर्ट भी कहा जा सकता है, जिसके मुखिया सत्र न्यायाधीश होते हैं, और राजस्व और भू राजस्व वाले कलेक्टर मामले। तो ये ध्यान देखना है आपको। देखिए, पहला जिला न्यायाधीश जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज कह रहे थे, पहले 2 मामलों में सुनवाई करते हैं। यानी कि जो ये दोनों मामले हैं इनको सुनवाई करने वाले व्यक्ति का नाम है जिला जज, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि सर आपने सत्र न्यायाधीश लिखा हुआ है। अभी मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या मतलब है। जो जिला जज महोदय हैं अगर वो दीवानी मामलों के लिए काम कर रहे हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा। यही जिला जज यानी व्यक्ति एक ही है, अगर वो आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तो उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए जो पीठासीन, जो मेन अधिकारी है वो एक ही है।
लेकिन अगर वो पहले सिविल मामलों के मामले में बात कर रहा है तो जिला जज कहेंगे, अगर वो आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे, सिविल मामलों में अगर सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल मामलों में क्रिमिनल कोर्ट में, इसका मतलब जो जिला न्यायाधीश हैं, जिला जज हैं, पहले दोनों मामले जो सिविल मामले हों या आपराधिक मामले हों, उन दोनों की क्या है सुनवाई करते हैं। अगर जिला जज महोदय, जिला न्यायालय के न्यायाधीश यानी जिला जज महोदय, जिला जज दीवानी मामलों में सुनवाई करते हैं तब उन्हें जिला जज कहा जाता है, ये ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। लेकिन जब वह क्रिमिनल मामलों में सेशन कोर्ट में सुनवाई करेंगे तब उन्हें सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, सेशन जज कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, आप इन चीजों को समझिए। व्यक्ति एक ही हैं, अगर वो दीवानी मामलों की, ये कौन है, ये डिस्ट्रिक्ट के सबसे ऊपर बैठी न्यायपालिका की सीढ़ी है, ठीक है ना, सबसे ऊपर पायदान पे। जिला जज महोदय यदि दीवानी मामलों की बात करेंगे तो उन्हें जिला जज ही कहा जाता है, जिला न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन अगर वो सेशन क्रिमिनल कोर्ट की मामले में बात कर रहे हैं, सेशन कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति क्या है सत्र न्यायाधीश के रूप में जाने जाएंगे। तो पहले दो मामले जो थे उनमें एक ही व्यक्ति क्या है काम करता है। तीसरा मामला जो मैंने बताया आपको राजस्व वाला, उसमें क्या है डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय, वो क्या है उसके मुखिया होते हैं। तो चलिए पहले इन दोनों को देखते हैं। तो आप ये समझे, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 बातें मैंने आपको बताई, अगर दीवानी मामलों की बात आती है तो भैया यहां पर जो जज साहब होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, ये आप समझे। अगर बात क्रिमिनल यानी फौजदारी मामलों की आती है, फौजदारी कहिए या क्रिमिनल मामलों की बात आती है तो यहां पर सत्र न्यायाधीश कहलाएंगे। वो कौन, सत्र न्यायाधीश। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ये दोनों बातें आपको समझी। अब इनकी सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट जिला जज जो हैं, जिला जज जो हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट जज कह रहे हैं, उनकी सहायता के लिए भी लोग होते हैं, इनकी सहायता के लिए भी लोग होते हैं। और ये राजस्व वाला था, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, एक साथ देखना ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इनको डीएम साहब इसके हेड होते हैं, वो देख रहे हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट पे जो है एक होते हैं अपर, कौन से, जो दीवानी मामलों के लिए होंगे, और एक यहां पर भी अपर होते हैं जो सत्र न्यायालयों के लिए काम करेंगे। यानी सत्र न्यायाधीश की मदद के लिए क्या है अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं, और दीवानी मामलों के लिए अपर जिला न्यायाधीश होंगे। कौन, अपर जिला न्यायाधीश होंगे। ये दोनों क्या हैं, ये जिला जज की मदद करने के लिए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश जो होते हैं ये जो है सत्र न्यायाधीश की मदद करने के लिए होंगे। अब आगे देखो आप, ये चीजें भी आपको समझनी है। तो ये आपको समझ में आया कि जो जिले का जज है वो 2 भूमिका निभा रहा है। पहली भूमिका में अगर वो दीवानी मामलों में है तो भैया वो जिला जज या जिला न्यायाधीश होंगे, उनकी सहायता के लिए क्या है अपर जिला न्यायाधीश होंगे। उसके अलावा अगर हम आगे देखें, सत्र न्यायालय चल रहा है तो उसकी अध्यक्षता या उसकी सुनवाई जो है सत्र न्यायाधीश के रूप में कौन, जिला जज ही करते हैं, तब उनको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इनकी सहायता के लिए अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर देखा जाए
तो जिला जज प्रधान जज होता है, मतलब जिले का जो जज होगा, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश ही सबसे बड़े जज होते हैं, जो जिले के सबसे बड़े न्याय के अधिकारी हैं। और यह जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के रूप में क्या है, काम करते हैं। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। तो ये जो है जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। अब इनके सहयोग की बात की जाए तो जिला जज के सहयोग के लिए अपर जिला न्यायाधीश होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अगर बात की जाए जिला सत्र न्यायाधीश, तो अपर सत्र न्यायाधीश जो है, इनके सत्र न्यायाधीश के लिए एडिशनल सेशन जज। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो इन दोनों की मदद के लिए भी क्या है, एक हायरार्की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही हैं, इसके नीचे भी अधिकारी हैं? बिल्कुल, इनके नीचे भी बहुत सारे अधिकारी हैं। अब आप चलते हैं आगे। अपर जिला न्यायाधीश पे अगर अधिक कार्य है, कार्यभाग है, उनकी सहायता भी करेगा कोई, तो अधिक कार्य होने की स्थिति में उनकी सहायता के लिए देखिए सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं, सेशन न्यायाधीश जिन्हें हम सत्र न्यायाधीश कह रहे थे, जहां आप ये कह सकते हैं कि जो सत्र न्यायाधीश थे वो जिला जज ही थे, इनको सत्र न्यायाधीश, इनकी सहायता के लिए अपर सत्र न्यायाधीश होते हैं, और अपर सत्र की सहायता के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भैया अगर राजस्व नहीं, अगर दीवानी मामला है तो जो है जिला जज होंगे, जिला जज के बाद जो है अपर जिला जज होंगे, अपर जिला जज के नीचे क्या है, सिविल, आप कह सकते हैं सिविल जज, सीनियर डिवीजन, ठीक है ना, और सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब सवाल ये होता है कि ये चुनते कैसे हैं, इनकी चुनाव या ये पहुंचते कैसे हैं? तो आपने परीक्षाएं सुनी होंगी, भारत में या उत्तर प्रदेश में न्यायिक परीक्षाएं होती हैं जिन्हें हम PCSJ कहते हैं। जब आप PCSJ की नोटिफिकेशन देंगे तो वहां साफ लिखा रहता है सिविल जज जूनियर डिवीजन का है ये, या फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन का है, या सिविल जज जूनियर डिवीजन का है। इन दोनों की नियुक्ति आपको PCSJ के माध्यम से क्या है, देखने को मिलती है। तो इसी के बाद फिर क्या है, इनकी या तो प्रमोशन होगा, प्रमोशन होने के बाद क्या है, ये जिला जज तक पहुंचते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन PCSJ के माध्यम से चुने जाते हैं। अब ऐसे ही PCSJ के माध्यम से अगर आप क्रिमिनल मामलों की बात करते हैं, क्रिमिनल मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश होते हैं। सत्र न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सहायता के लिए अपर सत्र न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे? अपर सत्र न्यायाधीश। अपर सत्र न्यायाधीश की सहायता के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, और इनकी सहायता के लिए भी क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। अब ये इनका अलग क्या है, न्यायालय होगा, इनका अपना अलग न्यायालय होगा, इनका अपना अलग न्यायालय है, इनका अपना अलग न्यायालय है। ये सारे न्यायालय क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट में होंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने न्यायालय, कहीं लिखा है अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, कहीं लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय। आपको भी ये लगेगा कि यार मैं इस जगह आया हूं, कितने न्यायालय। तो ये चीजें आपने आज समझी कि डिस्ट्रिक्ट मामले होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पे होते हैं, वो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल यह है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज कह रहे थे,
वो उनकी पद पे नियुक्ति कैसे होती है, ये सवाल है। सबसे पहले नियुक्ति के लिए योग्यताएं उसकी क्या हैं, और योग्यताएं हैं उन्हीं में से देखिए, पहली है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ सही बात है, वो भारत के नागरिक होंगे तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने की योग्यता है। वह न्यायिक सेवा में हो। न्यायिक सेवा का मतलब संघ की सेवा हो सकती है या राज्य की सेवा हो सकती है। राज्य वाली जो पीसीएस जे से आते हैं वो उसमें क्या है, वो अगर न्यायिक सेवा में कार्यरत हों तो राष्ट्रपति महोदय अगर चाहते हैं उनके अनुभव के आधार पर, उनकी सीनियरिटी के आधार पर क्या है, जिला जज उन्हें बनाया जा सकता है। या फिर या का मतलब है, और यदि दो में से या तो ये हो, अगर नहीं है तो तीसरी वाली, कम से कम 7 वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 7, उच्च न्यायालय के लिए कम से कम 10 था, यहां कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में क्या है, कार्य किया हो। 7 वर्ष तक क्या है, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो राज्यपाल महोदय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर क्या है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आपको ये समझ में आया, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा तब की जाती है जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या है, उसको सलाह देते हैं, और वह व्यक्ति नागरिक होना चाहिए भारत का, वह न्यायिक सेवा में हो, या तो संघ की सेवा में या फिर राज्य की। अगर ऐसा नहीं है तो वो तीसरा वाला फुलफिल करता हो कि कम से कम 7 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि 50% यहां से प्रमोशन मिल जाएगा और 50% इनको डायरेक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से नियुक्ति का प्रावधान रहता है। तो आप समझिए कि जो जिला न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है, और किस आधार पे उसकी योग्यता है ये भी आपको आज पता चला। चलिए आगे चलते हैं। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जो भी मैंने आपको बताए, जो देख लीजिए कौन से, ये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त, ये जिला जज या सत्र, इनके अतिरिक्त जितने भी होते हैं के अतिरिक्त अन्य न्यायिक सिविल पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं वो राज्यपाल द्वारा होंगी, राज्य की न्यायिक सेवा से की जाएंगी, यानी कि पीसीएस जे के लोग होंगे वो, या फिर राज्यपाल यदि चाहता है कि कोई निर्मित नियम बना ले, अगर कोई ऐसा रूल बना ले तो उसके माध्यम से भी क्या है, की जा सकती हैं। और ये रूल है कि वो कम से कम क्या है, 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, उसकी भी नियुक्ति की जा सकती है। तो इसके लिए जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक पदों पर क्या है, नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाएंगी। तो इस तरीके से आपने समझा कि डिस्ट्रिक्ट में दीवानी मामले और फौजदारी मामले, जो क्रिमिनल मामले हैं, उनका पैटर्न क्या है, सुनवाई कौन कौन करता है। जितने भी ये हैं इन सब की अपनी अपनी क्या है, सीमाएं हैं। किसी को कितनी पावर मिली है, कौन कितनी पावर तक सुन सकता है सिविल मामलों में, ये सब चीजें इनके लिए अपनी रिटन होती हैं। तो इस तरीके से आपने क्या समझा आज कि डिस्ट्रिक्ट पर जो है दीवानी और क्रिमिनल मामले कैसे देखे जाते हैं। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट का तीसरा काम है राजस्व वाला, राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय सामान्यतः कहां होते हैं, तहसील कचहरी में होते हैं, ठीक है। राजस्व न्यायालय भू राजस्व से संबंधित होते हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग न्याय प्रणाली के आधार पर बने होते हैं। राज्यों के आधार पर क्या है, इसकी प्रणालियां अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजस्व न्यायालय का सबसे ऊपरी न्यायालय राजस्व मंडल होता है, जो राज्य स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर क्या है, एक राजस्व मंडल होगा। उस राजस्व मंडल के अंदर नीचे कमिश्नरी लेवल पर एक होगा, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। तो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्व संबंधी बात जो होगी उसमें सबसे पहले होगा राजस्व मंडल। ये राजस्व मंडल राज्य स्तर पर होता है और सामान्यतः उच्च न्यायालय में इसकी क्या है, एक पीठ होती है। इसके नीचे कमिश्नर साहब जो आयुक्त महोदय होते हैं उनके अंडर में होता है, जिसमें कई जिले, कमिश्नरी के बाद जो है जिले स्तर पर होती है ये बातें। जिले स्तर पर डीएम साहब इसके होते हैं। जिले के बाद जो है खंड स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर होती है, या फिर
तहसील स्तर कह सकते हैं, तहसील स्तर पर होती है तो वहां पर एसडीएम जो है आपके लिए होते हैं, और इनके नीचे भी तहसीलदार होते हैं। तो सबसे निचला स्तर कौन सा है? तहसीलदार का। तहसीलदार साहब भी क्या है, राजस्व संबंधी मामले सुनते हैं। आजकल इनकी सहायता के लिए, इनकी मदद के लिए क्या है, नायब तहसीलदार होते हैं। इनकी सहायता के लिए नायब तहसीलदार होते हैं, और ये नायब तहसीलदार पीसीएस में क्या है, एक निचली पोस्ट होती है जिसमें इन्हें मजिस्ट्रेट पावर भी दी जाती है। तो इसलिए नायब तहसीलदार भी क्या है, अपनी गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखा के घूमते हैं, ठीक है ना। तो ये सहायता करते हैं तहसीलदार की। तहसीलदार, एसडीएम साहब, डीएम साहब के बाद कमिश्नरी आयुक्त महोदय, और राजस्व मंडल राजस्व जो है राज्य स्तर पर होता है। तो इस तरीके से राजस्व का क्या है, न्यायपालिका भारत में क्या है, अगर राजस्व मंडल ने कोई डिसीजन दिया है इसके विरुद्ध आप जो है उच्च न्यायालय में क्या है, जा सकते हैं। आप इसके विरुद्ध क्या है, उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। तो ये हायरार्की भी आपको क्या है, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। राजस्व न्यायालय का सबसे ऊपरी न्यायालय राजस्व मंडल होता है। जो राजस्व सबसे निचला स्तर क्या है, तहसीलदार साहब का होता है। और तहसीलदार की साहब की नियुक्ति, इनकी मदद के लिए जो पीसीएस में सबसे एक पोस्ट होती है नायब तहसीलदार, वो इनकी मदद के लिए भी होते हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होगा। राजस्व मंडल क्या है, अपने विवादों का निर्णय करने में बड़ी अदालत है, लेकिन इसके विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध क्या है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह भी आपको देखना है कि यहाँ राजस्व मंडल के विरुद्ध क्या है, अपील की जा सकती है। ये सामान्यतः जो राजस्व मंडल होता है, राज्य में जहां उच्च न्यायालय होता है वहां पर, या राजधानी होती है वहां यह है इनकी स्थापना की जाती है। अब देखते हैं राजस्व न्यायालय में जिला स्तर की बात की जाए, जिले लेवल पर, जिले से ऊपर मंडल होता है। आपको मैंने कमिश्नरी बताया, जो अभी ये बताया, ये कमिश्नरी या मंडल, ये मंडल स्तर पर होता है, इसीलिए इन्हें मंडलायुक्त भी कहा जाता है। जिला स्तर पर कलेक्टर साहब क्या है, सबसे बड़े जिलाधीश होते हैं। डीएम साहब जो है ये क्या करते हैं, ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिनको एसडीएम कहा जाता है, और तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध क्या है, अपीलों को सुनते हैं। अगर मान लीजिए एसडीएम साहब या तहसील साहब ने कोई भी डिसीजन दिया, उसके विरुद्ध अगर आपको जाना है तो आप कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। तो ये बातें भी आपको समझ में आई। तो तहसीलदार का जो लेवल है वो सबसे निचला होता है यहाँ, और इनसे भी निचले स्तर पर क्या है, नायब तहसीलदार होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या है, मजिस्ट्रेट पावर भी मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। अब सवाल जो हमारी परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, यहां से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो वही चीज अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति के बारे में कहता है, और कहता है कि ये सब काम किया जाएगा राज्यपाल महोदय के द्वारा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से ये कार्य करते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है कि ये जो है राज्यपाल महोदय उच्च न्यायालय के परामर्श से क्या है, काम करेंगे। अनुच्छेद 234 में क्या कहा गया है, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जितने भी न्यायिक पद हैं, नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग अथवा राज्यपाल द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जाएगी। तो जो पीसीएस जे है वो यहां से क्या है, नियुक्त होंगे। या तो न्यायिक पदों पर नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, या फिर राज्यपाल कोई नियम बनाएंगे उनके अनुसार की जाएगी, और उसमें भी उच्च न्यायालय का परामर्श आवश्यक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 235 क्या कहता है,
235 के अनुसार जिला न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ का नियंत्रण उच्च न्यायालय के माध्यम से होगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का क्या है, नियंत्रण करते हैं और उनको क्या है, नियंत्रित करके उनको मार्गदर्शन भी देते हैं। और अगर कार्रवाई की बात आती है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी क्या है, उच्च न्यायालय इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वही क्या है, कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं आपको जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला स्तर पर जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली है वो समझ में आई होगी, जो 3 भागों में है। पहली है दीवानी मामलों से संबंधित, जिसमें जिला जज महोदय होते हैं। सत्र न्यायाधीश जिनमें होते हैं वो क्रिमिनल मामलों से संबंधित जो सत्र न्यायाधीश होते हैं। जिला जज और सत्र न्यायाधीश दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जब वो व्यक्ति दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं जिला जज कहलाते हैं, अगर क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे तो सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहलाते हैं। इसके अलावा राजस्व का होता है, जो राजस्व मंडल सबसे ऊपर होता है राज्य स्तर पर, उसके बाद मंडल स्तर पर मंडलायुक्त महोदय का होता है, उसके बाद डीएम साहब, एसडीएम और तहसीलदार साहब का होता है। तो ये सब राजस्व की प्रणाली है। और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234 और 235, जिसमें 233 यह कहता है कि राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी जिला न्यायाधीशों की। अनुच्छेद 234 कहता है कि जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश जितने भी होंगे उन सभी की क्या है, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग से क्या है, वो सेलेक्ट होके आएंगे। इसके अलावा राज्यपाल चाहें तो नियम बनाकर भी उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तीसरा, अधीक्षण नियंत्रण की शक्ति 235 के अनुसार ये कहा जाता है कि जो जितने भी जिला न्यायालय हैं या अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके कंट्रोल में काम करेंगे, किसके, उच्च न्यायालय के। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उनके बारे में आपने जानकारी ली। इसके अलावा हम अगली क्लासेस में सबसे पहले जो है लोक अदालत क्या होती है, ग्राम पंचायतें क्या होती हैं, है ना, लघु वाद न्यायालय क्या होते हैं, कुटुंब परिवार क्या होता है, फैमिली कोर्ट किसे कहते हैं, इन चीजों को भी देखेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल क्या हैं, अधिकरण क्या हैं, भारत में न्याय की और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इन सबको आगे की क्लासेस में देखेंगे। आशा कर रहा हूं आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हम सबसे जुड़ना है तो आप नीचे जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया होगा और टेलीग्राम का, आप उससे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।